गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज से हम आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का भी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और आज के सेशन में हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, अभी का टाइम जो है आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए जो है पढ़ाई में ध्यान दीजिए बढ़िया से। ठीक है, चलिए देखिए पहला पॉइंट्स क्या है। गांधी जी ने कहा, प्रकृति के पास हमारे पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। किसने कहा? गांधी जी ने कहा, प्रकृति के पास हमारे पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी अर्थात बक्सा भरने के लिए नहीं। डन है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। 2 नंबर पॉइंट है, जिम्बरमैन का कहना था, संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसका कहना था? जिम्बरमैन का कहना था। डन है। चलिए 3rd नंबर पॉइंट है, रियो डी जेनेरियो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ। कहाँ पे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ? रियो डी जेनेरियो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ। डन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 4th नंबर है, क्या है 4th नंबर पॉइंट? 4th नंबर पॉइंट है, न्यूयॉर्क में 1997 में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन तथा 2002 में जोहान्सबर्ग में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ। देखिए आपका जो है यहाँ पे न्यूयॉर्क में 1997 में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन तथा 2002 में जोहान्सबर्ग में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ। डन है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसलिए आप लोग याद रखेंगे। चलिए 5th नंबर पॉइंट है आपका, क्या बोल रहा है 5th नंबर पॉइंट में? 5th नंबर पॉइंट बोल रहा है, सागर तट पर 19.2 किलोमीटर के बाद 200 किलोमीटर तक किसी देश का आर्थिक क्षेत्र माना जाता है। क्या बोल रहा है? सागर तट पर 19.2 किलोमीटर के बाद 200 किलोमीटर तक किसी देश का आर्थिक क्षेत्र माना जाता है। अतः समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के 19.2 किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो राष्ट्रीय संपदा कहाँ तक निहित है? 19.2 किलोमीटर तक किसी भी देश का जो है राष्ट्रीय संपदा निहित है। डन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट था उसका डिस्कशन कर दिए। आपका ये दोनों पॉइंट्स जो है, ये दोनों पॉइंट और जो है यहाँ पे लास्ट वाला पॉइंट जो है ये आता है, इसलिए आप लोग याद रखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन? संसाधन से क्या समझते हैं? संसाधनों का वर्गीकरण करें। क्या बोल रहा है? संसाधन से क्या समझते हैं? संसाधनों का वर्गीकरण करें। डन है। ये आपका क्वेश्चन है। चलिए आप इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, मनुष्य अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए जिन वस्तुओं का उपयोग करता है उनका निर्माण कुछ मूलभूत पदार्थों से होता है। क्या बोल रहा है? मनुष्य अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए जिन वस्तुओं का उपयोग करता है उनका निर्माण कुछ मूलभूत पदार्थों से होता है। इन मूलभूत पदार्थों को संसाधन कहते हैं, जैसे मिट्टी, जल तथा वनस्पति। ये जो है आपका संसाधन के उदाहरण है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, संसाधनों का वर्गीकरण करें। तो चलिए देखते हैं कितने तरह का संसाधन है, उसको हम कैसे बांट सकते हैं। क्या बोल रहा है? संसाधनों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? पहला देखिए, पहला क्या है? पहला है आपका कौन सा संसाधन? प्राकृतिक संसाधन। देखिए प्रकृति के द्वारा प्रदत्त संसाधन को क्या बोलते हैं? प्रकृति संसाधन कहते हैं, जैसे मिट्टी, जल, वनस्पति इत्यादि। ये आपका प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट है आपका सेकेंड नंबर टाइप। सेकेंड नंबर जो है आपका क्या है? मानव निर्मित संसाधन। देखिए मानव निर्मित संसाधन किसे कहेंगे? मानव के द्वारा निर्मित संसाधन को मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। डन है। जैसे रेल, सड़क, भवन इत्यादि। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपका
जैव संसाधन। क्या है? जैव संसाधन। जीव मंडल में विद्यमान जीव तथा, क्या बोल रहा है? जीव मंडल में विद्यमान तथा उससे प्राप्त होने वाली पदार्थ जैव संसाधन कहलाते हैं। जैव संसाधन किसे कहते हैं? जीव मंडल में विद्यमान जीव तथा उससे प्राप्त होने वाले पदार्थ को जैव संसाधन कहते हैं। प्राप्त होने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे पशु पक्षी पेड़ पौधे तथा मनुष्य क्या है? जैव संसाधन के उदाहरण है। चलिए अजैव संसाधन या फिर अजैविक संसाधन क्या होता है उसके बारे में देख लीजिए। अजैविक संसाधन क्या है? सभी निर्जीव पदार्थों को अजैविक संसाधन कहते हैं। देखिए अजैविक संसाधन किसे कहते हैं? सभी जितने भी निर्जीव पदार्थ है उसे हम क्या कहते हैं? अजैविक संसाधन कहते हैं। जैसे मिट्टी, नदी, पर्वत इत्यादि। डन है। ये आपका जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, आता है क्वेश्चन, इसलिए आपको हमने करवा रहे हैं। चलिए फिफ्थ नेक्स्ट टाइप है आपका 5th नंबर नवीकरणीय संसाधन। देखिए नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? ऐसा संसाधन जिसे दोबारा प्राप्त किए जा सकते हैं नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। सौर ऊर्जा जो मेरे प्यारे बच्चों जो है ये आपका नवीकरणीय संसाधन है, इसे आप दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसके बाद है अनवीकरणीय संसाधन। क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? ऐसा संसाधन जिसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे पेट्रोलियम, कोयला इत्यादि। ये आपका हो गया क्या चीज? नवीकरणीय संसाधन। ये हो गया आपका अनवीकरणीय संसाधन। चलिए नेक्स्ट जो टाइप है आपका संभाव्य संसाधन क्या होता है? संभाव्य संसाधन क्या है? देखिए ऐसा संसाधन जिसकी प्राप्ति की संभावना होती है उसे संभाव्य संसाधन कहते हैं। संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं? ऐसा संसाधन जिसकी प्राप्ति की संभावना होती है उसे संभाव्य संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पेट्रोलियम भारत के लिए क्या है? संभाव्य संसाधन है। डन है। संभाव्य संसाधन आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट जो है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और VVI क्वेश्चन है वो देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसको आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। क्या है आपका क्या है आपका क्वेश्चन? क्या है आपका क्वेश्चन? है संसाधन संरक्षण से क्या समझते हैं? क्या बोल रहा है? संसाधन संरक्षण से क्या समझते हैं? ये आपका क्वेश्चन है। इसी में और एक ठो क्वेश्चन जुड़ा हुआ, इसके लिए किए जाने वाले उपायों को लिखें। मतलब संसाधन के संरक्षण के लिए क्या क्या किए जा सकते हैं, उनका क्या जो है आप योजना बना सकते हैं, उपाय क्या क्या कर सकते हैं, उसके बारे में भी चर्चा किया गया है। तो संसाधन किसे कहते हैं? देखिए संसाधन तो आप लोग को पता है, अभी जस्ट बताए। संसाधन के संरक्षण क्या है? देखिए संसाधनों का योजनाबद्ध, समुचित और विवेकपूर्ण उपयोग को संसाधनों का संरक्षण कहते हैं। संसाधन का संरक्षण है। ठीक है, क्या चीज? संसाधनों का योजनाबद्ध, समुचित और विवेकपूर्ण उपयोग को संसाधन का संरक्षण कहते हैं। डन है। चलिए संसाधन के संरक्षण के लिए सर्वप्रथम 1968 में क्लब ऑफ रोम ने सुझाव दिया। शमशेर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में क्या चीज? शमशेर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में गांधी जी के सुझाव के अनुसार क्या चीज? विचार के अनुसार सुझाव दिए गए। किसमें? स्मॉल इज ब्यूटीफुल में। डन है। चलिए नेक्स्ट है आपका संसाधन के संरक्षण के लिए किए जाने वाले उपाय क्या क्या है? ठीक है, पहला है आपका संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। क्या चीज? संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। डन है। चलिए दूसरा है आपका ऊर्जा के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भर कम कर ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों की खोज की जानी चाहिए। देखिए ऊर्जा के लिए जो है जीवाश्म ईंधन पे जो है क्या चीज? कम क्या करना है? निर्भर रहना है और जो है अलग विकल्प जो है दूसरा विकल्प का चयन आपको करना है। डन है। चलिए थर्ड नंबर पॉइंट है, क्या है थर्ड नंबर पॉइंट? मृदा
अर्थात मिट्टी, जल तथा पेड़ पौधों का संरक्षण किया जाना चाहिए। हमें क्या चीज़ करना चाहिए? पेड़ पौधों का भी संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका पॉइंट, विकास के साथ साथ धन का संभाव वितरण होना चाहिए। क्या बोल रहा है? विकास के साथ साथ आपको क्या चीज? धन का भी वितरण करना चाहिए। डन है? डन है? क्या चीज बोल रहा है? विकास के साथ साथ धन का भी संभाव्य वितरण क्या चीज करना चाहिए? करना चाहिए। डन है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, क्या है? विकास का अर्थ। क्या बोल रहा है? विकास का अर्थ आगे, केवल आगे, केवल अधिक विकास नहीं होना चाहिए। आगे, केवल आगे, इट मीन्स व्हाट? इसका मतलब ये हम लोग को आगे, केवल आगे बढ़ना चाहिए, अधिक विकास नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक ना, अधिक विकास ये नहीं, हमें आगे बढ़ना, उससे भी आगे बढ़ना है। डन है? ये आपका 5th नंबर भी डन है। ये 1 नंबर, ये आपका 5th नंबर है। 5th नंबर भी डन आपका हो गया। डन है? चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं पॉइंट आपका जो है 6th नंबर है। क्या बोल रहा है? लोगों की जागरूकता इसमें अहम भूमिका निभा सकती है। क्या बोल रहा है? लोगों की जागरूकता इसमें अहम भूमिका निभा सकती है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर संसाधनों के संरक्षण के लिए अधिक बड़ा काम किया जा सकता है। यह आपका 6 नंबर पॉइंट था। 6 नंबर पॉइंट था। और नेक्स्ट जो है आपका 7 नंबर पॉइंट होना चाहिए। यहाँ पे एक सेकेंड, टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए आप लिख लेंगे, ये आपका 7 नंबर पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, डन है? चलिए 7 नंबर पॉइंट। ठीक है, भूमि या क्या 29% भूमि या भूतल की विभिन्न देशों की राष्ट्रीय संपत्ति है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। क्या है आपका? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। क्या है? 29% भूमि या भूतल की विभिन्न देशों की राष्ट्रीय संपत्ति है। शेष 71% किसी का भी संपत्ति नहीं है। क्या है? किसी का भी संपत्ति नहीं है। ठीक है, डन है? क्योंकि यह जलीय भाग है। क्योंकि यह जलीय भाग है। डन है? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, आप सुधार कर लेंगे। डन है? चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है। ये ऊपर वाला भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, VVI था, VVI। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल प्रदूषण या भारत की नदियों के प्रदूषण के कारण को लिखें। क्या बोल रहा है? जल प्रदूषण या भारत के नदियों के प्रदूषण के कारण को लिखें। क्या क्या कारण है उनका? क्या बोल रहा है? कारण को लिखें। जल का सबसे अधिक उपयोग मनुष्य करता है और वही सबसे अधिक जल का प्रदूषण भी करता है। देखिए हम लोग जो है सबसे अधिक जल का उपयोग भी करते हैं और इसको सबसे अधिक प्रदूषित भी करते हैं। अतः जल प्रदूषण अथवा नदियों के प्रदूषण के कारण क्या चीज? कारण इस प्रकार है। डन है? देखिए क्या है, क्या कारण है? कारण इस प्रकार है। यहां पे क्या क्या है कारण, आप देख लीजिए। कारण क्या क्या है? देखिए पहला है नगर के गंदे पानी को नदियों में बहाने से क्या होता है? नगर का जो है गंदा पानी जो होता है उसको नदियों में बहाने से भी क्या चीज होता है? नदियों में बहाने से आपका क्या होगा जी? आपका जो है जल प्रदूषण होगा। दूसरा नंबर पॉइंट है, क्या है दूसरा नंबर पॉइंट? दूसरा नंबर पॉइंट है आपका मल मूत्रों का त्याग या उनकी नलियों को नदियों में गिराने से। मल मूत्रों का त्याग या फिर उनकी नालियों को जो है किसमें? नदियों में गिराने से भी क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 3rd नंबर, कल कारखानों के जहरीले कचरों का प्रवाह नदियों में करने से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 4th नंबर, नदियों में मरे हुए जीव जंतुओं को फेंकने से जल प्रदूषण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका
जो है नेक्स्ट 5th नंबर है, नदियों में सब, या जिसको हम लाश बोलते हैं, जलाए बिना प्रवाहित करने से। डन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, आवश्यकता से अधिक या गैर जिम्मेदार ढंग से कीटनाशक का प्रयोग करने से। मतलब हमें जितना कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए हम उससे अधिक उपयोग कर लेते हैं। क्या चीज़? कीट पतंग को नष्ट करने के लिए, वे हमें नहीं करना चाहिए। उससे भी क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल प्रदूषण को रोकने के उपाय को लिखें। देखिए जल प्रदूषण के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, वही बोल रहा है लिखने के लिए। डन है। चलिए, जल प्रदूषण को रोकने के उपाय इस प्रकार है। देखिए आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन तो वही है लेकिन थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पे नहीं लगा देना चाहिए। जैसे नगरों के गंदे पानी को नदियों में नहीं फेंकना चाहिए, तो ये आपको लगा देना है। तो देखिए क्या चीज़ है, फर्स्ट नंबर में है आपको वही सारा चीज़ है, लेकिन जो है उसमें नहीं चाहिए यहाँ पे लगा हुआ है। नगरों के गंदे पानी को नदियों में नहीं बहाना चाहिए, ये आपका पहला है उपाय। ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, मल मूत्र का त्याग या उसकी नालियों को नदियों में गिराने से रोकना चाहिए। डन है। चलिए नेक्स्ट है आपका, कल कारखानों के जहरीले कचरों का प्रवाह नदियों में नहीं करना चाहिए। डन है। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है नदियों में मरे हुए जीव जंतुओं को नहीं फेंकना चाहिए। जीव जंतुओं नहीं फेंकना चाहिए। डन है। चलिए नेक्स्ट है आपका 5th नंबर, नदियों में सब को जलाए बिना प्रवाहित नहीं करना चाहिए। डन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका 6 नंबर, आवश्यकता से अधिक या गैर जिम्मेदार ढंग से कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या बोल रहा है, आवश्यकता से अधिक या गैर जिम्मेदार ढंग से कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये आपका जो है पहला चैप्टर का जो था मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, उसका डिस्कशन हमने कर दिया। आशा करते हैं आप लोग को सभी को समझ में आया होगा और अच्छी तरीके से आप इसको राइट डाउन कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। आई होप, आशा करते हैं आप लोग कर भी रहे होंगे। तो आज का सफ़र यहीं तक रहने देते हैं। फिर जो है आपका नए वीडियो या शाम में या फिर कल आपको प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, बाय।